हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास। लास्ट क्लास होगी, कंक्लूडिंग क्लास है। अभी तक की क्लासेस में देखो, कल छोटी सी क्लास थी, बीच में वो डिस्टरबेंस आ गई थी। तो 148 हम स्टार्ट कर रहे थे, है ना। हमने कल की क्लास में क्या किया, 2018 की जो अमेंडमेंट है, 2018 अमेंडमेंट में से हमने सेक्शन 143A हम पढ़ चुके हैं, जो कि कंपनसेशन की बात कर रहा है, इंटरिम कंपनसेशन की बात कर रहा है। जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% हो सकता है। कब देना होता है हमें, अगर वो समरी ट्रायल कर रहे हैं, समरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसकी, या समन्स केस है, तो जब उससे पूछा जाएगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, तो उस सिचुएशन में कोर्ट दे सकता है। डिस्क्रिशन है, हमने कल की क्लास में पढ़ा, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर वो समरी ट्रायल नहीं है, नॉर्मल ट्रायल उसका चला रहे हैं, तो उस केसेस में जब चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आएगी तब उसको पे करना है कंपनसेशन। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। फिर हमने 148 स्टार्ट किया था, ये देखिए दोबारा से, पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट। यहाँ पे एपिलेट कोर्ट की पावर की बात कर रहा है, टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ पेंडिंग अपील अगेंस्ट दी कन्विक्शन। अब यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा है, यानी कि फर्दर पेमेंट 20% और यहाँ पे देने की बात कर रहा है। कब, पेंडिंग अपील, जब तक अपील पेंडिंग है अगेंस्ट कन्विक्शन। सपोज चेक बाउंस हो जाता है, तो आपने क्या किया, ड्रॉर के अगेंस्ट जो है वो, जिसने चेक ड्रॉ किया था, इशू किया था, उसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब 138 का जो केस है आपकी फेवर में आ जाता है, उसको उसको कन्विक्शन हो जाती है वहां पे, तो वो अपील में जाएगा। ये उस सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC इन एन अपील बाय द ड्रॉअर, यानी कि जो एक्यूज था, ड्रॉअर ऑफ द चेक था, वही अपील फाइल करेगा किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 में जो उसको कन्विक्शन हुई है उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर रहा है। द एपिलेट कोर्ट में, यहाँ पे भी अगेन मे यूज किया हुआ है। मे का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिशन है। एपिलेट कोर्ट मे ऑर्डर द एपिलेंट टू डिपॉजिट सच सम which shall be a minimum of 20%, which shall be minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court। वो कह रहे हैं जो अब आप फर्दर उसको पे करोगे वो कितना होना चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए 20% ऑफ दी फाइन, या जितना आपने फाइन उसको अवॉर्ड किया या फिर कंपनसेशन उसको अवॉर्ड किया, उसका मिनिमम 20% अब आपको अपील के टाइम पे भी देना है। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन शेल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपनसेशन पेड बाय द एपिलेट अंडर सेक्शन 143। हमने कल जो पढ़ा था, अगर 143 में उसने कोई उसको कंपनसेशन दे रखा है इंटरिम वाला, यहाँ पे जो पेमेंट हो रही है ये इन एडिशन टू होगी। ये नहीं कि उसमें वो अमाउंट इंक्लूड मानी जाएगी, वो अलग है, ये अलग से पे करना पड़ेगा। द अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, इस अमाउंट की बात हो रही है, शेल बी डिपॉजिटेड विद इन 60 डेज, वहां पे भी हमने ये पढ़ा था, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब वही सेम 60 + 30 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द एपिलेंट। तो ये 30 डेज का पीरियड सब सिर्फ कोर्ट के पास डिस्क्रिशन एक्सटेंड करने की, बट कौन से केसेस में, जब वहां पे सफिशिएंट कॉज होगा उस चीज का। अदरवाइज कितना पीरियड होता है डिपॉजिट करने का, पेमेंट 60 डेज। कल भी ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर आगे देखिए, द एपिलेट कोर्ट मे डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एपिलेंट टू द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। यहाँ पे जो वो पेमेंट डिपॉजिट कर रहा है वो कोर्ट में डिपॉजिट कर रहा है, तो वो रिलीज के लिए भी यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकते हैं। लास्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द एपिलेंट इज एक्विटेड, ये भी तो हो सकता है कि कल को अपील से वो छूट जाए, कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो जाए, तो फिर वो सेम सिचुएशन जैसे हमने पहले पढ़ी थी 143A में, द कोर्ट शेल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे द अमाउंट, सॉरी द एपिलेट द अमाउंट सो रिलीज्ड विद इंटरेस्ट। कौन से रेट पे, बैंक रेट पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेवलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। कब पे करना है, 60 डेज में। तो उसको क्या एक्सटेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कितना, 30 डेज। कौन से केसेस में, जब सफिशिएंट कॉज हो जाएगा। तो ये डिट्टो सेम है जो हमने 143A में पढ़ा, इसलिए मैंने फास्ट पढ़ा दिया आपको।
ये डिट्टो सेम है जो हमने 143 में पढ़ा। बस सिंपल इतना याद रख लीजिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिस अपील में जो वो पेमेंट कर रहा है, दिस इज नॉट इंटरिम कंपनसेशन, दिस इज पेमेंट। जो यहाँ पे पेमेंट की जा रही है, इट इज इन एडिशन टू दैट पेमेंट। ठीक है, तो 143 हमने पढ़ा, 143A हमने पढ़ा कल की क्लास में, इंटरिम कंपनसेशन। 148 पढ़ लिया। अब इस पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर जो बैलेंस जितना भी हमारा रह गया उसको वन गो में हम खत्म कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें लिखिए आप, सेक्शन हेडिंग कर लेना, सेक्शन 143A एंड 148। इसमें लिख देना इंसर्टेड ऑब्लिक एडेड बाय 2018 अमेंडमेंट, 2018 अमेंडमेंट। इसमें लिखना फर्दर, सेक्शन 143A deals with interim compensation, deals with interim compensation that is during the pendency of complaint अंडर सेक्शन 138। तो 138 की कंप्लेंट जब पेंडिंग है, उस सिचुएशन में कंपनसेशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें लिखना इंटरिम कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन जो है पे कब करना होता है, टू बी पेड, टू बी पेड इन केस ऑफ समरी ट्रायल और समन्स केस। इसमें लिखना वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, ही मतलब एक्यूज्ड, ही प्लीड्स नॉट गिल्टी। एनी अदर केस, एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसमें लिखना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन इज इक्वल टू 20% ऑफ चेक अमाउंट। 20, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, 20% ऑफ चेक अमाउंट। इसमें क्वेश्चन टाइप में लिखना, छोटा सा बस क्वेश्चन लिखिए, वेदर टू ग्रांट और ऑर्डर इंटरिम कंपनसेशन, इंटरिम compensation is interim compensation is mandatory or discretionary for court। हाँ, मे टर्म यूज किया हुआ है, इसमें एक केस लिख लेना, केस लॉ।
राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 सुप्रीम कोर्ट। रीसेंट केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। डायरेक्ट हेल्ड लिखिए इसमें। हेल्ड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143A of negotiable instrument act, that is payment or order of interim compensation in in check dishonor cases is not mandatory. It is the discretionary power. It is the discretionary interim compensation in check in है ये in check dishonor case is not mandatory. It is the discretionary power of court. It is the discretionary power of court. इसमें नोट में लिखना या जहाँ बेयर पे भी लिख लेना ये चीज़, या यहाँ पे लिख लीजिए स्टार्टिंग में ताकि याद रह जाए आपको। सेक्शन 143A इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब यहाँ पे लिखना सेक्शन 148। सेक्शन 148 इसमें लिख देना साइड पे, बेयर पे भी लिख लेना ये चीज़। रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम 142A पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पे क्या लिखा? रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। फिर 148 इज ऑल्सो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, बट जो 143A है वो प्रोस्पेक्टिव चलेगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि वो प्रोस्पेक्टिव चल रहा है और बाकी के रेट्रोस्पेक्टिव चल रहे हैं? उसके ऊपर भी लिखते हैं अभी, बट अभी प्रीलिम्स के लिए इतना याद रख लेना आप। इसमें लिखिए फर्दर। सेक्शन 148 लिख लिया, इसमें लिखिए केसेस वेयर एन अपील is filed against conviction of drawer under section 138। कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल किया हुआ है, इसमें लिखना it provides that appellate court may order, अगेन मे को सर्कल कर लेना बिकॉज इट इज डिस्क्रिशन, मे ऑर्डर द appellant to deposit such amount oblique sum, such sum या such amount which shall be a minimum
of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court. ट्रायल कोर्ट विच शैल बी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा, ये पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि पेमेंट इसमें लिखना, दैट इज पेमेंट बाय द एपिलेट, दैट इज ड्रॉअर एक्यूज्ड, कब पे करना है, ऑन कन्विक्शन व्हेन अपील इज पेंडिंग, व्हेन अपील इज पेंडिंग, amount of payment, amount of payment is equal to is equal to 20% of fine imposed अंडर सेक्शन 138, ब्रैकेट्स में लिखना, मैक्सिमम फाइन कैन बी imposed is twice the amount of check, twice the amount of check, or 20% of compensation awarded, compensation awarded under section 140 140, एक मिनट, इसमें देखो ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां पे तो इंटरिम कॉम्पनसेशन उसने डायरेक्ट ही आपको बता दिया, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो उसने लिखा है मिनिमम, वहां पे मिनिमम नहीं लिखा, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, 143A में और इसमें 143 में बोला हुआ है आपको मैक्सिमम, कि मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन है वो 20% हो सकता है, किसका, चेक अमाउंट का। चेक अगर 1 लाख रुपए का है तो कंपनसेशन कितना हो सकता है, 20,000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम जरूर हो सकता है। यहाँ पे जो टर्म यूज किया हुआ है मिनिमम, प्रीलिम्स के लिए टिप्स पे याद रख लेना, मिनिमम का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मिनिमम है किसका, देखिए 20% ऑफ दी फाइन, फाइन मतलब जो वहां पे फाइन इम्पोज किया हुआ है उसने, कितना हो सकता है फाइन, ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ चेक। अब चेक की अमाउंट अगर 1 लाख है तो फाइन कितना लग सकता है, 2 लाख तक का लग सकता है, पर उसका 20% कितना हो जाएगा, 40,000, अगर उसका 20% देखोगे वो जाएगा 40,000, उतना मिनिमम तो होना चाहिए, या फिर और कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जो उसको कंपनसेशन अवॉर्ड किया है उस सिचुएशन में, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली देखो एक ही चीज है, कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, ये इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा है, 143A वाले की बात नहीं कर रहा है, इंटरिम वर्ड यूज नहीं किया हुआ, कंपनसेशन का मतलब हुआ आपको टोटल कितना सम मिल रहा, 20%, एक मिनट पहले लिख लीजिए, 20% ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड, बस कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड लिखिए और कुछ मत लिखिए इसमें। नहीं, 2019 नहीं लिखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, पंजाब एंड हरियाणा से फर्दर फिर अपील में जाता है, हेल्ड में लिखिए इसमें, उसमें क्लियर हो जाएगा।
इसमें लिखना द अपील बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज filed against the judgment of the Punjab and Haryana High Court. The the apex court observed, apex court observed that the object and purpose of enactment of Section 138 NI Act was being frustrated because of the delay tactics of drawers of dishonored checks by filing appeals and obtaining stay on proceedings, which led to the Parliament to amend Chapter 17 and insertion of Section 148 of NI Act. It was, next para में लिखना, it was further observed that the amendment under Section 148 NI Act does not take away and affect any vested right. Further observed that the amendment under section this does not take away and affect any vested right of appeal of the appellants. उनको ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि आप अपील नहीं फाइल कर सकते. This court held that if such a purposive interpretation is not adopted, then the objective and purpose of section 148 objective and purpose of section 148 would be frustrated. इसमें लिखना the honorable supreme court clarified as to why section 143A is prospective in nature and section 148 is retrospective.
in nature despite of the fact that both the sections both the sections were introduced by the Amendment Act of 2018. The court noticed that Section 143A Section 143A applies at a at the stage of at the stage of trial, that is that is even before the pronouncement of guilty guilt और कन्विक्शन। अभी तो पता ही नहीं है ना कौन सी पार्टी गिल्टी है या नहीं है। वेयर एज फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना, वेयर एज सेक्शन 148 applies at the appellate stage, where accused is already found guilty of the offense under section 138 NI Act। इसमें लिखना, the court also pointed that in section 148, एक रीजन तो ये दे दिया, ये सेकंड रीजन है, ये फर्स्ट रीजन था, ये ऊपर जो हमने लिखा वो फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन, द कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड दैट इन सेक्शन 148 of NI Act, which is similar to subsection 5 of section 143A. However, as a matter of fact, no such provision akin to 143A subsection 5 was required, as section 421 and 357 of the CRPC which apply post conviction are adequate to take care of
such requirements, such requirements वो ये कह रहा है कि वहां पे जो आपको ये नहीं दिया हुआ 421 का और 357 का विक्टिम कंपनसेशन वगैरह या फाइन के बारे में, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ। दिस इज द रीजन कि वो प्रोस्पेक्टिव ही चलेगा और वो रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा। जो आपने ये नहीं पढ़ा, सब सेक्शन 5 में पढ़ा हुआ है ना आपने, ये दो चीज़ें दोनों सेक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। 143 सब सेक्शन 5 देखिए, ये पढ़ा ना हमने, इंटरिम कॉम्पनसेशन पेबल अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर फाइन अंडर सेक्शन दिस। या फिर हमने पढ़ा होता है ये नेक्स्ट 6, दोनों की हेल्प ले रहा है वहाँ पे वो, 6 और 5 में ये दोनों सेक्शंस की बात है कि वो इस तरह से भी रिकवर किया जा सकता है। तो ये तो प्रोस्पेक्टिव ही चलेगा कि अगर वहाँ नहीं तो यहाँ रिकवरी हो जाएगी, बट उसको इसलिए कह रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा। इंटरप्रिटेशन दे रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस केस का ना ईयर लिख लेना आप, एक बार ही चेक करना इंटरनेट पे कोई सर्च करना, मेरे पास ईयर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। इस केस का ईयर लिख लीजिए बस एक आप, चेक कर लो कोई भी। इसका सार ये है कि ये एक कन्फ्लिक्टिंग इशू था हमारे पास कि ये रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा या प्रोस्पेक्टिव चलेगा। जो 148 ए है वो रेट्रोस्पेक्टिव चलना है या प्रोस्पेक्टिव चलना है। इन्होंने डिसाइड किया, ये दो रीजंस दिए हैं, और भी रीजंस है, वैसे हम दो ही लिख रहे हैं, बहुत है इतने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अपील गई थी, हाई कोर्ट कुछ और डिसाइड कर रहा है इसमें, अब यहाँ पे सेटल हो गया ये इशू की 143 ए तो प्रोस्पेक्टिव चलेगा, बट जो 148 है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर कोई ऑलरेडी भी अपील फाइल हो चुकी है या उसमें भी वो पे कर सकता है। तो उसकी रीजनिंग आपको, ये दो रीजंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये तो ट्रायल स्टेज की बात है, ये ट्रायल चल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव ही चलने दीजिए आप। और यहाँ पे जो है आप अपील में हो कोर्ट के सामने, तो अगर अपील में हो तो उस चीज को हम रेट्रोस्पेक्टिवली चला सकते हैं। और दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया कि हमारे पास 143 ए में तो ऐसी प्रोविजंस है, यानी कि ऑल्टरनेटिव कह लीजिए एक तरह से, कि कॉम्पनसेशन वगैरह अगर जो वो है उसकी रिकवरी के लिए आपको प्रोविजंस दिया हुआ है 357 और 421 कि इस तरह से रिकवर कर लिया जाएगा, बट अपील में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द रीजन कि वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव चलेगा। इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में अगर आ जाता है तो इतना तो कुछ लिख भी नहीं पाओगे, आप सिर्फ नाम लिखोगे और ये बोलोगे कि हेल्ड, मतलब मैं भी लिखवा सकता था डायरेक्टली आपको, हम रीजनिंग तो वहां पे नहीं जाएंगे ना, या फैक्ट्स तो नहीं लिखते होते, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो 143 ए है वो प्रोस्पेक्टिव चलेगा और 148 जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा। केस का बताइए, मिली साइटेशन? हाँ, 90, 90 नहीं है, 2019 ही है, बट सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे। ये 2019 सुप्रीम कोर्ट कर लेना, और डिटेल में जानना है तो इस जजमेंट को पढ़ लेना। नो, अब मैं वो चीज़ें आपको नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ से जो बेयर में दे रखी है कि अगर वो पेमेंट नहीं होती है, मतलब अगर उसका एक्विटल हो जाता है या अपील उसके, है ना, तो फिर उसको वापस करना पड़ेगा 60 डेज में प्लस 30 डेज में, वो चीज़ें बेयर में लिखी हुई है सारी। अब इसके बाद देखिए आप जल्दी से, दो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। एक तो मैं आपको बेयर पढ़वा रहा हूँ, 144 से लेके आगे के जितने भी सेक्शंस है, एक हम ये पढ़ रहे हैं, और दूसरा हमें 2000 जो 18 15 जितनी भी अमेंडमेंट्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है। इसमें लिखिए, सॉरी इसमें देखिए, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स प्रीलिम्स के लिए, ये जितने भी अब हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। समन्स किस तरह से सर्व किए जाएंगे, आपके पास कंप्लेंट डली है तो आप उसको समन सर्व करोगे ना, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी,
सीआरपीसी में भी सम्मन्स की सर्विस के लिए बताया गया, कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 17 के लिए, मैजिस्ट्रेट इशूइंग summons to an accused or a witnesses may direct a copy of summons to be served at a place where such accused or witness ordinarily resides. बात मत करो, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। समन्स टू एक्यूज्ड की बात हो रही है या फिर विटनेसेस की बात हो रही है। अगर समन एक्यूज्ड को भेजे जा रहे हैं या विटनेस को भेजे जा रहे हैं, कहाँ भेजे जाएंगे? जहां पे वो रिजाइड कर रहा है और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। कैसे भेजे जाएंगे? बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज। कौन सी कुरियर सर्विसेज? एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि सम्मन्स किस तरह से, पहले तो सेक्शन याद रख लेना, 144 में बता रहा है आपको। वो कह रहे हैं सम्मन्स यहाँ भेजे जा सकते हैं, ऑर्डिनरी जहाँ पे वो रिजाइड कर रहा है। नॉर्मली यही होती है प्रोविजन हमेशा, सीपीसी में भी देखोगे तो यही चीजें मिलेगी आपको। फिर कैरीज ऑन बिजनेस है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है। दो तरह से समन्स भिजवाए जा सकते हैं, पहला स्पीड पोस्ट से, दूसरा कुरियर सर्विस से। कौन सी कुरियर सर्विस? स्पीड पोस्ट तो पोस्ट ऑफिस की होती है, बट कौन कौन सी कुरियर सर्विसेज है यहाँ पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ऑप्शंस में जब आपको लिखा होगा हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और बाकी की चीजें, तो हाई कोर्ट हमें लग जाता है कि यहाँ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीपीसी में पढ़ते होते हैं ऑर्डर 5 में, वहां तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों करते होते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोर्ट ऑफ सेशन। तो हमें तो बेयर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन आंसर आएगा। फिर देखिए, वेयर एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the accused or witnesses or endorsement purported to be made by any authorized by postal department or courier service that the accused or witnesses refused to take delivery of summons has been received, the court issuing summons may declare that summons has been duly served. ये हमने सीपीसी में भी यही चीजें पढ़ते हैं, सीआरपीसी में भी यही चीजें पढ़ते हैं। अगर सामने वाली पार्टी, समन्स किस किस को भिजवाए जा रहे हैं यहाँ पे? दो लोगों को, एक तो एक्यूज्ड को और दूसरा विटनेसेस को। अगर एक्यूज्ड और विटनेसेस रिफ्यूज कर देते हैं डिलीवरी लेने से, आपके पास एंडोर्समेंट आ रही है कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने पीछे लिख के भेज दिया कि उसने रिफ्यूज कर दिया लेने से, एक्यूज्ड मतलब जो भी नाम है उसका, ही हैज रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो कि समन्स जो है वो ड्यूली सर्व हो गए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, सेक्शन नंबर भी। फिर एविडेंस ऑन एफिडेविट। आप देखिए, जब हम सिविल चीजें पढ़ते हैं ना, सीपीसी आपने पढ़ा होगा, 3 तरह की एविडेंसेस आपके सामने कोर्ट में आएगी। ओरल एविडेंसेस की बात हो रही है। पहला एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये हम पढ़ते होते हैं एविडेंस लॉ में। अब ध्यान से देखिए, सिविल साइड पे जब आपके पास चीफ आता है, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ आता है, ऑलवेज किस पे आता है? एफिडेविट पे आता है। ऑर्डर 18 सीपीसी में हमारे पास लिखा हुआ है कि, हाँ चलिए रूल जो भी है, ऑर्डर 18 में हमारे पास लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन इन चीफ जो है हम एफिडेविट से दे सकते हैं। बट जब हम क्रिमिनल साइड पे पढ़ेंगे, अभी जब हम क्रिमिनल साइड पे पढ़ेंगे, तो जो चीफ है वो एफिडेविट पे नहीं आता, वो इन पर्सन आके उसको बयान देना होता है कोर्ट में। क्रिमिनल साइड पे आप सोचिए, अगर किसी ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया, वो तो एविडेंस नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। एविडेंस तो वो होगा जब वो कोर्ट में आके दोबारा से बयान देगा। दोबारा से देने का मतलब है ये नहीं कि एफिडेविट देना है उसको, वहां पे उसको इन पर्सन अपीयर होके कोर्ट में दोबारा से वो सारी चीजें बतानी है, तब वो बनेगा वहां पे विटनेस। वहां पे उसको माना जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। तो सिविल और क्रिमिनल का ये तो क्लियर हो गया आपको। सिविल में एफिडेविट से होता है, क्रिमिनल में इन पर्सन देना होता है। ये कौन सी प्रोसीडिंग्स है हमारे पास? है तो क्रिमिनल कंप्लेंट है ये, बट इन वैसे सिविल नेचर की होती है, इसको क्रिमिनल कलर्स दिए गए हैं। तो इस पर्पजेस के लिए यहाँ पे एविडेंसेस जो है वो एफिडेविट पे चल जाएंगे, क्योंकि होती तो सिविल नेचर की है ना, क्रिमिनल तो सिर्फ शेड दिया गया है इसको। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है इन पर्सन आना पड़ेगा चीफ के लिए भी। वो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट मे बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट एंड may subject to all just exceptions to be read in evidence in any inquiry, trial or other proceedings under the said code.
वो कह रहा है यहाँ पे आपको क्या, जो आप ये दे रहे हो ये आपका एविडेंस आप एफिडेविट पे दे सकते हो, एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस। यहाँ पे जस्ट एक्सेप्शंस का क्या मतलब हुआ, जब हम एफिडेविट दे रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हमने लिखी हुई है, अब सारी की सारी तो रेलेवेंट नहीं होनी। एविडेंस लॉ जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें हमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का चैप्टर आएगा कि क्या क्या चीजें रेलेवेंट होंगी क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे भी जो उसने दिया हुआ है अपना एफिडेविट, उसमें एक्सेप्शंस का मतलब है वो सारी एक्सेप्शंस को अलग कर दिया जाएगा जो रेलेवेंट नहीं है। एफिडेविट में तो उसने सब कुछ लिख के दे दिया ना, तो जो सिर्फ रेलेवेंट है वो पढ़ी जाएंगी, और वो रेलेवेंट वाली चीजें एफिडेविट उसका बन जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी कि इन क्रक्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एविडेंस है वो कैसे आता होता है, एफिडेविट पे, चीफ की बात हो रही है। फिर द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट एंड शेल on the application of the prosecution or the accused summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein। वो कुछ नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब चीफ हो गया, अब उसके बाद क्या होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, उस टाइम पे उसको आना पड़ेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे द कोर्ट में इफ ही थिंग्स फिट शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, या फिर ऑपोजिट साइड एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि अब इसका हमें क्रॉस करना है, फिर वो इन पर्सन होगा, एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस। तो एग्जामिनेशन ये जो होगा वो इन पर्सन होगा, जिसने एफिडेविट पे एविडेंस दिया है, यानी कि जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे दिया था, उसका क्रॉस तो कैसे होगा, वो तो इन पर्सन होगा। तो ये याद रख लीजिए कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात हो रही है ना, मतलब एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस ऑन एफिडेविट, सेम चलता है जो सिविल मैटर्स में चलता है। सिविल में जैसे सीपीसी में होता है कि चीफ हमने एफिडेविट से दिया, बिल्कुल क्रॉस हम इन पर्सन करेंगे, सेम वही चल रहा है यहाँ पे भी। आगे देखिए, बैंक स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। बैंक स्लिप क्या होता है, मीमो, आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में, बैंक मीमो दिखाया था ना, रिटर्न मीमो जो होता है कि आपका ये चेक बाउंस हो गया है, आप जो पेई है उसको बैंक क्या कर रहा है, मीमो दे रहा है कि ये चेक इनसफिशिएंट फंड्स के कारण से बाउंस हो गया, उस मीमो की बात हो रही है। वो कहते हैं द कोर्ट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मीमो having thereon the official mark denoting that the check has been dishonored, क्या करेगा, कोर्ट shall presume the fact of dishonor of check unless and until such fact is disproved। तो यहां पे क्या है, shall presumption, this is shall presumption, और ये रिबर्टेबल है क्योंकि डिस्प्रूव्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रूव्ड क्या होता है, डिसप्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है, एविडेंस में आपको वो चीजें पता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है इसको डिसप्रूव तो कर सकता है, बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या करना है, शेल प्रिज्यूम करना है। कोर्ट को जब भी मीमो मिलेगा, पार्टी जब केस फाइल करेगी ना, कंप्लेंट फाइल करेगी, तो साथ में मीमो लगाया जाता है, वो मीमो ही आपके लिए प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कि चेक ये बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है। ठीक है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है पार्टीज ने आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, आपस में कंपनसेशन दे दिया दूसरे पार्टी को और उसको सेटल कर लिया। किसी का चेक बाउंस हुआ, वो कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे देने के लिए तैयार हूं आउटसाइड दी कोर्ट, ये लीजिए आपके इतने पैसे, अपना केस वापस ले लीजिए। तो अगर वो आउटसाइड दी कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसकी कंपाउंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे भी जो केसेस है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी कंपाउंडेबल। तो ये जितने भी ऑफेंसेस है ये क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। हमने 143A पढ़ा जो इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है। हमने उसके बाद के जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं 144, 5, 6 एंड 7, ये जो लास्ट के 4 सेक्शन हमने पढ़े हैं, ये चारों के चारों सेक्शन जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट सेक्शन नंबर भी आपको साथ में क्या करने हैं, याद रखने हैं। पहला है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन 144, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, एविडेंस ऑन एफिडेविट होते हैं 145 में दिया हुआ है आपको। शेल प्रिजम्पशन यानी कि जो मीमो है, रिटर्न मीमो, उसके बेसिस पे कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगा।
और लास्ट जो सेक्शन है 147 वो है कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेयर से तो खत्म हो गया। अब इसमें लिखने वाला थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया वो लिखिए पहले। इसमें हेडिंग बना लेना। हेडिंग बनाना। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन एनआई एक्ट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस अमेंडमेंट्स इन एनआई एक्ट, इसमें लिखना ऑल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स largely all commercial transactions largely depend on the banking system of the country, and by and large the banking system large the banking system carries out these transactions through paper instruments called the negotiable instrument called the negotiable instrument. In today's world, where the use of cash in day to day to day's life cash in day to day's life is getting extinct, and when people are using negotiable instrument in commercial transactions and plastic money in money for daily needs, it is extremely necessary that people's faith in such instruments be strength इसमें लिखना फर्स्ट अमेंडमेंट 1988, इसमें लिखना prior to this amendment, whereby section 138 to 142 were inserted, the dishonor of check was treated as an offense under IPC. इसमें लिखना since penal laws are based upon
the principle of proof beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt, the drawer of a dishonored check was able to easily evade the rigors of punishment by raising flimsy doubts, and the drawer of the check was left scot free. There were one another remedy, that is civil action. Civil action. It is found that both the remedies were insufficient for making trustworthy the negotiable instruments. Therefore, Parliament introduced Section 138 to 142 in Chapter 17 of NI Act. जब ये लिखोगे, केसेस भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो केसेस जो हमने 138 वगैरह में लिखे हैं ना स्टार्टिंग में, सदानंदन भंडारण, ये वो सब आ जाएंगे। तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट आप ये याद रखना वही केसेस। जैसे अगर हम 2018 की अमेंडमेंट लिख रहे हैं, तो अभी जो केस हमने लिखा उसमें वो डिस्कस तो कर रहा है ना कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दिस इज दिस, तो वो केस वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो केसेस तो आपके पास इनफ है, ऐसे लिख लेना भले यहाँ पे फॉर केसेस, केस लॉज रेफर सेक्शन 138 केसेस, दैट इज ऑब्जेक्ट। जो 138 का ऑब्जेक्ट था वही तो ऐड किया गया इस इंट्रोडक्शन से, तो वही ऑब्जेक्ट इसका रहने वाला है। फर्दर लिखिए, करने को तो और भी केसेस कर सकते हो बट जरूरत नहीं है ना जब वहां से काम चल रहा है। इसमें लिखिए सेकंड, 2002 अमेंडमेंट एक्ट, 2002 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें लिखना विद द इंसर्शन ऑफ चैप्टर 17 वाईडी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, the situation certainly improved, and the instances of dishonor have relatively come down, relatively come down
but later on these provisions were later on these provisions were एक मिनट रुकिए. But later on these provisions were बस रिकनेक्ट करने दीजिए स्क्रीन, 1 मिनट रुक जाइए. लेटर ऑन यहाँ तक तो लिख लिया ना आपने जितना लिखवाया. इससे आगे लिखिए, आगे आपके पास, ठीक है. बट लेटर ऑन दीज प्रोविजंस वर फाउंड टू बी insufficient for the purpose of speedy trial, etc. स्पीडी ट्रायल को अंडरलाइन कर लेना. सम प्रोविजंस, दैट इज सेक्शन 143 टू सेक्शन 147 वर introduced which provides for summary trial and procedure for issuing summons, etc. The 2002 Amendment Act also enhanced the punishment provided under Section 138 from 1 year to 2 years. Therefore, more stringent provisions, punishment were added, and disposal of cases becomes expeditious by the by this amendment. फर्दर लिखिए, थर्ड लिखना, 2015
अमेंडमेंट एक्ट, इसमें लिखना सर्टेन एम्बिग्यूटी regarding the jurisdiction of courts, that is where the complaint case is to be filed, were clarified by the legislature. थर्ड लिखना 2018 अमेंडमेंट एक्ट, 2018 अमेंडमेंट एक्ट में लिखिए बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस फॉर लॉन्ग पीरियड, a provision regarding interim compensation is added. इसमें केस लिख देना, ठीक है, जो हमने उसमें लिखा हुआ है अभी, केस लॉ रेफर रेफर 148 सेक्शन जो आपको लिखवाया है, ठीक है, सेक्शन 148 सेम आ जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट है। लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में लिखिए एन ऑब्जेक्टिव perusal of the above amendments would reveal that the has act has now become a self-contained statute, क्योंकि अब सब कुछ है ना, प्रोसीजर के बारे में भी, बाकी चीज़ों के बारे में भी। statute wherein an in-house mechanism has been provided in the act itself, which would take care that the trial is a speedy one, no undue delay occurs, no undue speedy one, no undue delay occurs, the bouncers जिनके चेक बाउंस हो रहे हैं, बाउंसर इज booked and he does not escape, ये कंबाइंड लिख रहे हैं हम सबका, he does not escape the rope on flimsy grounds, and that a more deterrent punishment is provided. Punishment is provided. Also, service of summons has been made easy and offense is made compoundable.
we can say we can say that by these amendments procedural norms procedural norms has been simplified. Therefore, result of these amendments leads to the conclusion that is very important. Let bounce bouncers let bouncers be more beware. Now, let bouncers be more beware now. लास्ट में ये लिख के हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. लास्ट एक और लिखिए छोटा सा पॉइंट, मतलब ये खत्म हो गया टॉपिक आपका, इसमें लिखिए, हेडिंग बना लेना. Decriminalization of Section 138 of NI Act. Proposal. The Ministry of the Minister of Finance लिख लेना. Finance in the year 2020 has announced the decriminalization. Announced नहीं, proposal लिखना. Has proposed the decriminalization of minor offences in public notice public notice with the goal of boosting business confidence business confidence and st- streamlining the legal system. इसमें लिखना feedbacks from interested parties about the decriminalization of variety of offences, including offence under section 138 NI Act, was sought. However, this goal will not be achieved because
there are already a lot of pending cases in the magistrates courts full stop कर लिखना additionally by decriminalizing certain offenses the burden that was previously placed on the previously placed on the criminal courts will be transferred to the civil courts because the person who holds the check will now bear the burden. The Honorable Supreme Court time and again held that the constitutional validity of these provisions. Therefore, in my opinion, decriminalizing these offenses will not achieve the goal but will lead to another problems. कुछ हुआ नहीं है डिक्रिमिनलाइज, सिर्फ एक प्रपोजल था जो 2020 में आया था, इसलिए बता दिया। बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये जो लास्ट में लिखवाया पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि उसके बाद उस पर कुछ हुआ नहीं है एक्शन। अगर तो हुआ होता या रिसेंटली कुछ ऐसा न्यूज़ में चल रहा होता फिर तो हम कहते कि नहीं पूछा जा सकता है, बट अभी कोई चांसेस ऐसे है नहीं है। फिर भी मैंने लिखवा दिया कि आपको पता होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा इसी के साथ ख़त्म हो गया। जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो मैंने डिटेल में आपको लिखवा लिया। केसेस एक लिस्ट बना लेना रेलेवेंट वाले, यहाँ से चांसेस रहते हैं जो केसेस आपको लिखवाए हैं वो एज इट इज़ केसेस भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको केसेस लिखवाए हैं सभी लैंडमार्क वाले लिखवाए हैं। इसकी क्लास कल से नहीं होगी। रेंट एक्ट अब हम शुरू करेंगे, वो कब से करेंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक दो दिन में ही स्टार्ट कर लेंगे, हो सकता है कल से ही कर लें, इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी।